आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। यह प्रश्न बोर्ड के पेपर में 34 बार पूछा जा चुका है। 34 बार का मतलब यह हो गया कि यह प्रश्न हर जिले में पूछा जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न को आप सभी विद्यार्थी तैयार करके जाइएगा। पेपर में एकदम छपा हुआ है। अब देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। एकदम छपा है पेपर में, जा करके पेपर में उतार दीजिएगा, केवल अंक बदल जाएगा। और माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले आपको दिमाग में बैठाना है। माध्य ज्ञात करने के लिए आपको 4 कॉलम बनाना होता है। पहले कॉलम में वर्ग अंतराल, यह पेपर में से देख करके नोट करना है। मध्यमान करना है, बारंबारता यह पेपर से देख करके उतार देना है। और यहाँ वर्ग अंतराल कैसे लिखना है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10, यह पेपर में दिया रहेगा। यह वर्ग अंतराल यहाँ नोट कर लेंगे, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। और बारंबारता ये भी पेपर में दिया रहेगा, 1, 2, 6, 8, 3, ये बारंबारता नोट कर लेना है। और मध्यमान कैसे निकालना है, दोनों के जोड़ के आधा, 0 2 जोड़ेंगे 2, 2 के आधा 1, 2 4 6, 6 के आधा 3, 6 4 10, 10 के आधा 5, 6 8 6 14, 14 का आधा 7, 10 और 8 जोड़ेंगे 18, 18 का आधा 9। तो दोनों के जोड़ के आधा करेंगे, उसको कहा जाता है मध्यमान। और मध्यमान को x से प्रदर्शित करिएगा और बारंबारता को f से प्रदर्शित करिएगा। और f का गुणा x में करना है, f का गुणा x में, f गुणे x, 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 हो जाएगा, 2 का गुणा 3 में करेंगे 6 हो जाएगा, 6 का गुणा 5 में करेंगे 30 हो जाएगा, 8 में 7 का गुणा करिए 56 हो जाएगा, 9 का गुणा 3 में करिए 27 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, या फिर x वाला लाइन को जोड़ेंगे तो 120 आ गया। ध्यान दीजिए, f वाला लाइन को जोड़ना है और f वाला लाइन को जोड़ना है, x वाला लाइन को नहीं जोड़ा जाएगा, याद रख लीजिएगा। और समांतर माध्य का सूत्र एकदम जा करके छाप दीजिए पेपर में। समांतर माध्य का सूत्र होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f होता है। और यह सिग्मा fx का मान मतलब fx वाला लाइन का जोड़ कितना है, तो 120 है, तो 120 हो जाएगा, बटा f वाला लाइन जोड़ है 20 है तो 20 हो जाएगा। 20 में से और 120 में भाग कर दीजिए, तो 20 से 120 में भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 6 बार में चला जाएगा। 0 से 0 खत्म, 2 छक्के 12, 6। पेपर में छपा हुआ प्रश्न बता रहे हैं, केवल यह अंक बदल जाएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। माध्य कैसे निकालना है, 4 कॉलम आपको बनाना है, वर्ग अंतराल, मध्यमान, बारंबारता और fx, ये लाइन को तैयार कर लीजिएगा। तो माध्य कैसे निकाला गया, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब अगला प्रश्न को समझते हैं। एक घन का आयतन 1331 सेमी का क्यूब है, इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है, घन का आयतन दिया गया है और घन का आयतन 1331 दिया गया है। तो प्रश्न में लिखेंगे यहाँ पर घन का आयतन बराबर 1331 दिया गया है। और घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, तो भुजा का क्यूब होता है, a का क्यूब हो जाएगा बराबर 1331। और 1331 किसका घन होता है, तो 11 का घन होता है। 11 में 11 का गुणा करेंगे तो 121 होगा, और 121 में 11 का गुणा करेंगे तो 1331 हो जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा 11 का क्यूब, 11 का क्यूब कितना होगा, 1331 होगा। अब लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना का मतलब हो गया 3 घात से 3 घात खत्म, एक के सामने ताकि 11 है तो भुजा a बराबर क्या आ गया, 11 सेमी आ गया। तो ऐसे प्रश्न जो है हमेशा बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है। तो ऐसे प्रश्न को आप सभी विद्यार्थी अच्छे से तैयार कर लीजिए। और यह प्रश्न तो कई सालों से आ रहा है। यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 3x माइनस p बराबर 0 का एक मूल 2 हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्न को कैसे हल किया जाता है, सबसे पहले जब एक मूल दिया गया है तो मूल का मतलब यहाँ x का मान 2 भर देंगे और हल करेंगे तो P का मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करेंगे, x² प्लस 3x माइनस p बराबर 0। अब x बराबर 2 रखने पर x के जगह पे 2 यहाँ रखेंगे और x के जगह पर 2 यहाँ रखेंगे, तो 2 का वर्ग प्लस 3 यहाँ से उतर जाएगा, x का मान 2 हो जाएगा क्योंकि एक मूल 2 है, इसलिए x का मान 2 रखेंगे, माइनस पी नोट हो गया बराबर 0। 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस पी
6 और 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 10 माइनस पी बराबर 0। 10 प्लस में है, पक्षांतर करेंगे -10 होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, पी का मान 10 आ गया। तो इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। जब एक मूल 2 हो तो पी का मान ज्ञात करने के लिए उसमें x के जगह पर 2 भर देंगे और हल करेंगे तो पी का मान निकल जाएगा। तो अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि काश थीटा बराबर 15/17 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर काश थीटा का मान दिया गया है, तो काश थीटा पर 15/17। तो काश का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार के सामने 15 है तो आधार के सामने यहाँ 15 लिख देंगे, कर्ण के सामने 17 है तो कर्ण के सामने 17 लिख देंगे। अब यहाँ पर लंब नहीं दिया गया है तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। लंब बराबर होता है √ कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग होगा। कर्ण का मान यहाँ 17 है तो 17 का वर्ग करेंगे माइनस 15 का वर्ग हो जाएगा। तो 17 का वर्ग कितना होता है, तो 17 का वर्ग 289 होता है और 15 का वर्ग 225 होता है। 289 में से 225 जाएगा तो कर्णी में 49 हो जाएगा और कर्णी 49 का मान क्या होता है, तो 7 होता है। तो कर्णी 49 का मान 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर का जो है लंब का मान 7 निकल गया, लंब का मान यहाँ 7 रख देंगे। अब साइन थीटा का मान पूछा गया है तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण होता है। लंब का मान 7 है तो लंब का मान यहाँ 7 रख देंगे, कर्ण का मान 17 है तो कर्ण का मान 17 रख देंगे। तो साइन थीटा का मान आ गया 7/17। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है, बिंदुओं -3, 10 और 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा गया है तो सबसे पहले जो दो बिंदु दिया गया है -3, 10 और 5, 4, ये दोनों निर्देशांक को पहले नोट करेंगे। इसको कहेंगे x1, इसको कहेंगे y1, इसको कहेंगे x2, इसको कहेंगे y2। तो x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। और मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, तो x1 + x2/2 y1 + y2/2। यह सूत्र किसका है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। यह मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र है। अब यहाँ x1 का मान क्या है, तो x1 का मान -3 है तो -3 रख देंगे, प्लस x2 का मान 5 है तो यहाँ पर 5 रखेंगे, बटा में 2 हो गया। तो ये x1 का मान या x2 का मान हो गया, बटा 2 हो गया। y1 का मान 10 है, y2 का मान 4 है, 10 + 4/2। 5 में से 3 घटा दीजिए, 5 में से 3 घटेगा 2 हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा। 10 4 जोड़ेंगे 14/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा 1 हो जाएगा, 2 से 14 कटेगा 7 हो जाएगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र आप सभी विद्यार्थी याद कर लीजिएगा, x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये दो निर्देशांक दिया हुआ था, उसका मध्य बिंदु निकल गया 1, 7 हो गया। अब अगला जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कई सालों से आता है। ऐसे प्रश्न को जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से तैयार कीजिएगा। लिखा है, बिंदुओं -1, -3 तथा x, 9 के बीच की दूरी 13 मात्रक है, तो x का मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर दूरी का मान दे दिया गया है, इस प्रश्न में x का मान पूछा जा रहा है। तो पहला निर्देशांक क्या है, -1, -3 है, दूसरा निर्देशांक x का मान 9 है और d का मान 13 है। तो d का सूत्र होता है √x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग। यह दूरी का फार्मूला है। दूरी का फार्मूला आप लोग याद करिएगा, d बराबर x1 - x2 प्लस y1 - y2 का वर्ग √ में रहता है। और यहाँ d का मान प्रश्न में 13 है तो यहाँ तक 13 लिख देंगे, d का मान 13 हो गया, √ उतर जाएगा। x1 का मान -1 है, x2 का मान x है तो -1 - x का वर्ग प्लस यहाँ पर y1 -3 -9 का वर्ग हो जाएगा। यह मान कहाँ से आया, तो ये x1 y1 x2 y2 का मान यहाँ पर आपको रख लेना है। रखने के बाद यहाँ पर 13 नीचे नोट हो जाएगा, 13 को उतार देंगे और यहाँ देखिए दोनों में माइनस है, इसलिए माइनस को कॉमन कर लेंगे तो 1 + x का वर्ग हो जाएगा, प्लस और -3 -9 मिलकर के -12 का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देंगे 2 घात से ये माइनस हट जाएगा, ध्यान देंगे 2 घात से माइनस हटा देंगे तो क्या बनेगा, 1 + x का वर्ग रहेगा, प्लस 12 का वर्ग जो है 144 होता है, वर्ग से माइनस यहाँ पर भी हट जाएगा तो 144 हो जाएगा। अब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, वर्ग का मतलब होता है कि अगर इधर वर्ग करेंगे और इधर वर्ग करेंगे तो इसका कर्णी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो 13 का वर्ग कर दिया और √1 + x का वर्ग प्लस 44 का वर्ग हो जाएगा। इस वर्ग से कर्णी को क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब कर्णी हट गया। अब 144 जो है प्लस में है, पक्षांतर कर देंगे तो 144 क्या हो जाएगा,
माइनस हो जाएगा। तो 169 में से 144 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब 25 को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 + x² बराबर 25 हो जाएगा। अब 1 + x² यहाँ 25 था बराबर, तो 25 बराबर यहाँ कर सकते हैं ऐसे। तो अब 2 घात को इसके ऊपर जब जाएगा, 2 घात जब इस 25 के ऊपर भेजेंगे तो करनी में 25 हो जाएगा, और करनी 25 का मान 5 होता है। प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, और नहीं तो आप केवल 5 लिख सकते हैं। करनी में 25 का मान क्या होता है, 5 हो गया। तो यहाँ पर 1 प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो 1 प्लस पक्षांतर होगा तो -1 हो जाएगा। 5 में से 1 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा, तो x का मान 4 हो गया। तो ऐसे प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर होल स्क्वायर आपको तोड़ने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए माइनस को कॉमन ले लेंगे तो आपको होल स्क्वायर प्लस का दिखाई देगा, 2 घात से माइनस हट जाएगा, और इसका होल स्क्वायर को आप चाहे तोड़ सकते हैं, या नहीं तोड़ेंगे तो दोनों पक्षों में बर करके करनी हटा लीजिए और उसके बाद से x का मान निकाल लीजिए। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप सभी विद्यार्थी एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा। अब अगला प्रश्न है, ऐसे 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। अब यहाँ 2 क्रमागत विषम संख्या आपको मानना है और उनके वर्गों का योग जो है 290 के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले लिखेंगे, माना 2 विषम क्रमागत संख्या कौन कौन है। तो पहला x है, दूसरा x+2 है। पहला क्रमागत संख्या x, दूसरा x+2 है। विषम क्रमागत संख्या को आपको याद रखना है, x, x+2 मान लेंगे, और प्रश्नानुसार में इन दोनों के वर्गों का योग किसके बराबर है, 290 के बराबर है। तो पहले संख्या का वर्ग हो गया और ये दूसरे संख्या का वर्ग 290 के बराबर हो गया। अब यहाँ x का वर्ग को नीचे नोट करेंगे, यहाँ पर होल स्क्वायर बन गया, a² + b² + 2ab बराबर 290 हो जाएगा। अब एक x² मिलकर के 2x² हो जाएगा, 2 का वर्ग कितना होगा, 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, 4x हो जाएगा, -290 बराबर 0 हो जाएगा। 2x² नीचे नोट करेंगे, 4x नीचे नोट करेंगे, 4 में से 290 घटाएंगे तो 4 में से जब 290 घटेगा तो -286 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर होल स्क्वायर को तोड़ा गया है, a² b² 2ab। तो यहाँ पर तोड़ने के बाद से 2x² कैसे हुआ, दोनों को x² को जोड़े हैं तो 2x² हो गया, 2 दूना 4x हो जाएगा यहाँ पर। अब +4 कहाँ से है, 2 का वर्ग 4 है, 4 में से 290 गया, 286 -286 हो जाएगा। अब इसमें से चाहे आप 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 जब इसमें से कॉमन ले लिया जाएगा तो अंदर बचेगा क्या, तो अंदर बचेगा यहाँ पर x² + 2x - 143 हो जाएगा, बराबर 0। 2 को नीचे भेज दीजिए, 0 में 2 का भाग करेंगे 0 हो जाएगा। तो यह तो पूरा उतार देना है यहाँ पर। अब गुणा करने पर 143 घटाने पे 2, तो 13 में से 11 घटाइए, 13 में से 11 जाएगा 2 हो जाएगा, 13 में 11 गुणा करेंगे 143 हो जाएगा। x² + 13x - 11x - 143 बराबर 0। अब यहाँ पर फैक्टर कर लेंगे, गुणनखंड हो जाएगा। गुणनखंड कैसे होता है तो आप लोग पढ़े ही होंगे। अब x इसमें से कॉमन करेंगे तो x + 13 हो गया, -11 कॉमन करेंगे तो x + 13 बराबर 0। ये दोनों मान आपस में क्या आ गया, बराबर, और बराबर आना भी चाहिए। अब x + 13 बाहर आ जाएगा, x + 13 बाहर हो गया, x - 11 बराबर 0। पहला यदि करेंगे तो x + 13 बराबर 0, ये +13 पक्षांतर करेंगे तो -13 आ गया। जब -13 आ गया तो यह संख्या, माइनस वाला संख्या असंभव माना जाता है, अग्राह्य माना जाता है, तो यह माइनस वाला संख्या को छोड़ दिया जाएगा। अब दूसरा यदि करेंगे x - 11, अब यह यदि हो चुका है। अब दूसरा का यदि क्या होगा, x - 11 बराबर 0, -11 पक्षांतर करेंगे तो यह +11 हो जाएगा। अब 2 विषम क्रमागत संख्या क्या माने थे शुरू में, तो x, x+2 माने थे। अब x का मान यहाँ भर दीजिए, तो x के सामने 11 रखेंगे, x के सामने 11 + 2, 11 उतर जाएगा, 11 और 2 जोड़िए कितना आ गया, 13 हो गया। तो 11 के बाद कौन संख्या आता है, तो 13 आता है। तो 11 के बाद 13 विषम क्रमागत संख्या निकालना था, तो विषम क्रमागत संख्या क्रम से 11 के बाद 13 जो होता है वह विषम क्रमागत संख्या होता है। तो उम्मीद करते हैं यह क्रमागत संख्या कैसे हल किया गया है तो आप लोगों को अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और जरूर कमेंट कीजिएगा। इसको अपने कापी पर इसको लगाइए, सीखिए कैसे इसको गुणनखंड किया गया है, कैसे कॉमन लिया गया है। अब अगला प्रश्न को समझते हैं। तो अब अगला प्रश्न है द्विघात बहुपद। ये भी क्वेश्चन कई सालों से पेपर में आ रहा है, अंक बदल जाता है, यह अंक बदल जाएगा पेपर में। ऐसे प्रश्न हमेशा 4 नंबर में प्रश्न आता रहता है। द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की आपको जांच कीजिए। तो यहाँ पर कैसे हल करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करेंगे, x² + 7x + 10 है। अब यहाँ पर गुणनखंड करेंगे, गुणा करने पर 10 आ जाए, जोड़ने पर 7 आ जाए, 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो गुणनखंड करेंगे तो यहाँ से x² को उतारेंगे, प्लस उतर जाएगा, 7 की जगह पे 5 + 2 हो गया, बगल में x + 10।
और एक्स स्क्वायर यहाँ नीचे नोट करेंगे, 5 में एक्स का गुणा करेंगे 5x हो गया, 2 में एक्स का गुणा करेंगे 2x हो गया प्लस 10। अब यहाँ पर जोड़ा बैठा लीजिए, कॉमन ले सकते हैं, इसमें से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x कॉमन हो गया, x प्लस 5 हो जाएगा। इसमें से 2 कॉमन करेंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा। दोनों मान आपस में बराबर है और बराबर होना भी चाहिए। अब यहाँ x प्लस 5 है, अब x प्लस 5 दोनों में से बाहर कर लेंगे तो x प्लस 5 बाहर आ गया तो क्या बचेगा, x प्लस 2 बच गया। अब यहाँ पर समझिए गुणनखंड फाइनल हो गया। अब लिखेंगे शून्यकों के लिए। अब ये शून्यकों के लिए जब लिखेंगे तो यह जो मान निकला है वह 0 के बराबर करेंगे। जो मान निकलेगा वह शून्यकों के बराबर, शून्यकों के लिए जब लिखा जाएगा तो शून्य के बराबर करेंगे। पहला यदि लिखेंगे, यदि x प्लस 5 बराबर 0 प्लस 5 पक्षांतर करेंगे तो -5 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ दूसरा यदि करेंगे, x प्लस 2 बराबर 0 प्लस 2 पक्षांतर करेंगे -2 हो गया। इसका मतलब पहला शून्यक -5 निकला है और दूसरा शून्यक -2 निकला है। अगर शून्यकों को योगफल की बात करें तो यहाँ शून्यकों का योगफल कैसे निकलेगा, पहला शून्यक -5 है तो -5 प्लस और यहाँ दूसरा शून्यक -2, प्लस माइनस मिलेगा तो माइनस हो जाता है, -5 -2 मिलकर के -7 हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर प्लस और माइनस का जब गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, -5 -2 मिलकर के -7 हो जाएगा। शून्यकों का गुणनफल -5 में -2 का गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 प्लस 10 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम लोग जांच करेंगे, क्या ये शून्यकों का योगफल -7 और शून्यकों का गुणनफल 10 आया है, क्या यह सही है कि गलत है। पुनः सवाल को नोट करेंगे, जो क्वेश्चन में दिया गया था x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 दिया गया और यहाँ तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे तो a का मान क्या है, तो यहाँ a का मान 1 छिपा है और b का मान क्या है तो 7 है और c का मान 10 है। तो a का मान 1 हो गया, b का मान 7 हो गया और c का मान 10 हो गया। अब शून्यकों का योगफल, अब यहाँ सत्यता की जब जांच करेंगे तो शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है -b/a होता है। क्या होता है, -b/a होता है, या ऐसा भी कर सकते हैं कि -x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक, ऐसे भी कहा जा सकता है। तो माइनस यहाँ नोट हो जाएगा, b का मान क्या है 7 है तो 7 रख देंगे और a का मान 1 है, क्योंकि x का गुणांक 1 है तो यहाँ 1 रख देंगे। 1 में -7 का भाग करेंगे तो -7 आएगा और यहाँ पर भी देख सकते हैं शून्यकों का योगफल -7 आया और यहाँ शून्यकों का योगफल -7 आ गया। इसका मतलब यह क्वेश्चन सत्य है, सही है। अगला देखेंगे शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a होता है। तो c का मान 10 है तो c का मान 10 हो जाएगा और a का मान 1 है तो यहाँ a का मान 1 हो जाएगा। 1 में 10 का भाग करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आ गया c/1 मतलब 10 मान आ गया, तो शून्यकों का गुणनफल 10 आ गया। तो शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल यहाँ -7 और यहाँ पर 10 से देख सकते हैं दोनों मान बराबर और यहाँ पर भी दोनों मान आपस में क्या है, बराबर है। इसलिए क्या है, यह सिद्ध होता है कि ये दोनों मान आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो सत्यता की यहाँ पर जांच करना था, सत्यता की जांच भी हो गया। तो यह प्रश्न हर साल के पेपर में आता है, केवल अंक बदल दिया जाता है। तो आप लोग ऐसे प्रश्न को 2 बार 3 बार हल कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न अंक बदल करके बोर्ड के पेपर में हमेशा पूछा जाता है। अब अगला प्रश्न है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ एक अभाज्य संख्या प्राप्त करना है और एक जो है 2 और 6 के बीच में कोई संख्या प्राप्त करना है। यहाँ 2 क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पर प्रायिकता का क्वेश्चन तो हमेशा पूछा जाता है। तो ध्यान देंगे, पासे को एक बार फेंकने पर कुल स्थिति 6 होता है। अब कुल स्थिति 6 मतलब पासे पर कितने अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। पासा मतलब लीडो के गोटी, और लीडो के गोटी में जो होते हैं 6 फलक होते हैं, 6 संख्या होता है। और अभाज्य संख्या कौन कौन होते हैं, तो 2 3 5 होते हैं। अभाज्य संख्या यहाँ जो है 2 3 5, यहाँ संख्या अगर देखा जाए तो 3 संख्या हो रहा है। कौन कौन संख्या, 2 3 5। तो अनुकूल स्थिति 3 हो गया है और कुल स्थिति जो है 6 हो गया, क्योंकि इसमें अभाज्य संख्या के बारे में पूछा जा रहा है, प्रायिकता निकालना है। तो प्रायिकता अभाज्य संख्या के निकालने के लिए हमको क्या सूत्र लिखेंगे, अब प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति होता है। तो अनुकूल स्थिति अभाज्य संख्या 3 है तो यहाँ 3 हो जाएगा और कुल स्थिति 6 है, क्योंकि पासे पे 6 फलक होते हैं। 3 एक नम 3, 3 दूना 6, 1/2 हो जाएगा। 1/2 कहाँ से आया, समझ में आ गया होगा। अभाज्य संख्या जब कहेगा तो 2 3 5, 2 जो है सम भी होता है और अभाज्य संख्या भी होता है। अगला जो प्रश्न दिया गया, 2 और 6 के बीच में कोई स्थित संख्या बताना है। 2 और 6 के बीच में स्थित कोई संख्या कौन कौन ले सकते हैं, 3 4 5। 2 और 6 के बीच में कौन कौन संख्या होगा, 2 के बाद कौन संख्या आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। 6 के बीच में लाना, 6 के अंदर, तो 2 3 4 5, इसमें अनुकूल स्थिति भी 3 हो जाएगा। प्रायिकता का सूत्र क्या होगा, अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति हो जाएगा। अनुकूल स्थिति 3 है, कुल स्थिति 6 है, 3 से 6 काट देंगे, 1/2 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न भी आप लोगों
लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रायिकता का क्वेश्चन हमेशा बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है और प्रायिकता में एक ही सूत्र आपको याद करेंगे, अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति से पूरे क्वेश्चन को हल किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, -3 तथा 8, 5 को जोड़ने वाली रेखाखंड को 3 संबंधी 1 के अनुपात में अंत विभाजित करता है। यहाँ पर अंत विभाजित वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले जो निर्देशांक दिया गया 4, -3 और 8, 5, 4, -3, 8, 5 और अनुपात 3 संबंधी 1, अनुपात 3 संबंधी 1 पहले नोट करेंगे। अब इसको x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे, अनुपात वाले को m1 m2 मानते हैं। अब यहाँ पर अंत विभाजन का जो सूत्र होता है, अंत विभाजन का सूत्र होता है। तो अंत विभाजन वाला सूत्र क्या पढ़े, अंत विभाजन वाला x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, यह फार्मूला होता है, x का सूत्र होता है। अब इसमें मान को भरना रहेगा। अब x यहाँ नोट हो जाएगा। m1 का मान क्या है, तो m1 देखिए 3 है, तो m1 का मान 3 रख दीजिए। x2 8 है तो यहाँ 8 रख दीजिए, प्लस हो गया। m2 1 है तो 1 रख दीजिए। x1 कितना है, 4 है तो 4 रख दीजिए। और 3 में 8 का गुणा करिए, 8 3 की 24 हो गया, 4 1 9 4 हो जाएगा, बटा 4 हो जाएगा। 3 और 1 4, m1 का मान 3 और m2 का मान 1 हो जाएगा। 24 और 4 जोड़ेंगे तो 28 और 28 बटा 4 हो जाएगा। और 28 को 4 से काट देंगे तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा। तो x का मान 7 आ गया। कैसे इसको हल किए हैं, यह फार्मूला अंतः विभाजन का सूत्र है और इस फार्मूला में x का मान 7 निकाला गया। इसी प्रकार y का सूत्र ध्यान दीजिए, y का सूत्र क्या है, m1 तो y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। m1 का मान क्या है, तो m1 का मान 3 है तो m1 का मान 3 हो जाएगा। y2 5 है तो y2 का मान 5 हो जाएगा, प्लस m1 का मान 1 हो जाएगा। y1 का मान -3 है, y1 का मान -3 हो जाएगा, बटा 3 प्लस 1। 3 में 5 का गुणा करेंगे 15 हो जाएगा। 3 1 9 3 -3 हो जाएगा। 3 1 4 हो जाएगा। 15 में से 3 घटा दीजिए, क्या हो जाएगा, 12 बटा 4, 4 3 12। y का मान क्या आ गया, 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो लास्ट में लिखेंगे अतः निर्देशांक x का मान 7 आया था और y का मान 3 आया था, तो 7 का मान 3 हो गया। तो उम्मीद करते हैं यह महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगला प्रश्न देख सकते हैं, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात करना है आपको। माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, तो यह भी माध्य पढ़े हैं, अब आ गया माध्यक। माध्यक में 3 लाइन बनाना है, दिमाग में बैठाइएगा। 3 लाइन आपको बनाना है। पहला पेपर से नोट करेंगे वर्ग अंतराल और बारंबारता, ये पेपर से नोट करेंगे। बस एक लाइन को आपको समझना है। पेपर में छपा हुआ प्रश्न पढ़ा रहे हैं, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अब ये वर्ग अंतराल, यह जो क्वेश्चन इतना देख रहे हैं ये पेपर में दिया रहेगा, पेपर से नोट करना है। वर्ग अंतराल यहाँ पेपर से नोट कर लीजिएगा देख करके। और 2 4 7 3 2 2 4 7 3 2, यह है बारंबारता, ये भी पेपर से नोट कर लेना है। अब पेपर से नोट करने बाद से वर्ग अंतराल और बारंबारता जब पेपर से आप नोट कर लेंगे तो माध्यमान में दिमाग में बैठाइएगा संचयी बारंबारता बनाना है। अभी माध्य में f(x) बनाए थे, इसमें संचयी बारंबारता होता है। और संचयी बारंबारता कैसे बनता है, तो सबसे पहले इस लाइन को जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर 18 आया। 2 4 7 3 2, ये 18 आ गया। अब 18 आ गया तो यहाँ संचयी बारंबारता देखिए 2, तो यहाँ 2 पहले नोट कर लीजिएगा। सामने जितना यहाँ रहेगा यहाँ नोट करना है। 2 है तो 2, 3 है तो 3, जितना लिखा रहेगा नोट करेंगे। 2 में 4 जोड़िए कितना, या 6 हो जाएगा। 6 में 7 जोड़िए कितना हो गया, 13 हो गया। 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 में 2 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा। और एक बात और आपको ध्यान देना है, यह 18 अगर आया है तो यहाँ 18 आना चाहिए। जितना जोड़ इतना यहाँ पर होना चाहिए। अगर वह जोड़ एकदम बराबर है तब तो सही है, अगर जोड़ में आपको गलती है तो यहाँ बराबर नहीं आता है तो आपको जोड़ क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे, अब n का मान 18 आ गया। तो अब यहाँ पर हमको पता करना पड़ेगा कि ये जो है उच्च सीमा क्या है, निम्न सीमा क्या है। तो n/2, इसको संख्या को n मानते हैं। n बराबर 18, n/2 करेंगे 2 से 18। n का मान 18 था तो 2 से 18 काटेंगे 9। तो 9वां पद आपको चेक करेंगे, 9वां पद किस में है। तो 9 आ गया तो यहाँ पर 9वां पद देखेंगे, ध्यान दीजिए। यह लिखा है 6, तो 6 तो इसमें होगा नहीं 9वां पद, क्योंकि 9 में यह खुद कम है। तो 9वां पद इसी में छिपा हुआ है, 13 में है। 9वां पद इसके अंदर छिपा है, 6वां पद है,
है, नौवां पद इसी के अंदर है, तो इसके सामने वाला को क्या कहेंगे L1, इसको कहेंगे L2 और यहाँ सामने वाला को F कहेंगे और इसके ऊपर वाला को CF कहा जाता है। दिमाग में बैठाइए क्या क्या करना है, यहाँ पर L1, L2, F और ऊपर वाला को CF लिखा जाता है। अब यहाँ पर जब L1, L2, F और CF जब मान निकल जाएगा तो यहाँ पर आगे जब बढ़ेंगे तो L1 का मान लिख लेंगे, L1 कितना है तो L1 20 है, L2 कितना है 30 है और यहाँ पर F कितना 6 है और CF कितना 6 है। इस प्रश्न में से देख करके किसको L1, L2, F और CF मानना है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि L1, L2, F और CF किसको मानना है। तो पहले सबसे पहले n/2 आया है तो यहाँ नौवां पद देखना था, नौवां पद किसके अंदर था तो वो पता चल गया है। और h का सूत्र होता है L2 में से L1 घटाएंगे, 30 में से 20 घट गया, L2 का मान 30 है और L1 का मान 20 है, 30 में से 20 गया 10 आ गया। अब माध्यक का सूत्र क्या होता है, तो माध्यक का सूत्र जो है आप लोग याद कर लीजिएगा, L1 + n/2 - F × h/f, यह सूत्र होता है माध्यक का। L1 का मान कितना है तो L1 का मान देखिए 20 है तो L1 का मान 20 रख दीजिएगा, n का मान 18 है, 18/2 हो गया, -CF का मान 6 है तो 6 हो गया, गुणे h का मान 10 हो गया, बटा f का मान 7 हो जाएगा। 20 नीचे नोट हो जाएगा, 2 से 18 काटेंगे 9 होगा, 9 - 6 हो जाएगा बटा 7, 9 में से 7 घटाइए 3 हो गया, 3 × 10 बटा 7, 3 में 10 का गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा, 30/7, 7 में यहाँ पे गुणा 7 से भाग कर देंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा आपका, भाग देने पर 4.2 हो जाएगा और 4.2 में 20 जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 24.2 हो जाएगा। 24.2 कहाँ से आया है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। तो माध्यक जो है पेपर में छपा रहेगा, माध्य, माध्यक, बहुलक, ये 3 प्रश्न आप लोगों को तैयार करके जाएंगे, एकदम पेपर में छपा हुआ प्रश्न बता रहे हैं, केवल अंक बदल जाएगा, जो अंक दिया गया है वह अंक को बदल दिया जाता है। अब यहाँ देख सकते हैं बहुलक ज्ञात करना है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, तो यह तो और आसान है, बहुलक और आसान है। सबसे पहले आपका 2 लाइन ये पेपर में जो दिया रहेगा ये अपने कॉपी में पहले उतार लीजिएगा। वर्ग अंतराल तो वर्ग अंतराल पहले नोट कर लीजिएगा, बारंबारता या बारंबारता नोट कर लीजिएगा। पेपर से देख करके नोट करना है अपने कॉपी में, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी। पेपर में देखिएगा वर्ग अंतराल, यहाँ नोट करिएगा, बारंबारता पेपर में से देख करके अपने कॉपी में नोट करेंगे। अब यहाँ पे ये देखना है कि सबसे इसमें बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, तो देखेंगे इस लाइन में सबसे बड़ा तो 10 दिखाई दे रहा है, तो 10 वाला को क्या कहेंगे F1 और ऊपर वाला को F0 या F0 बोल सकते हैं, 0, 1 और ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा रहेगा ध्यान दीजिएगा वह F1 होगा और F1 को ठीक सामने यह L1 होगा और यह L2 हो जाएगा। L1, L2, F1, ऊपर F0, नीचे F2। दिमाग में क्या बैठाना, जो सबसे बड़ा रहेगा उसी को F1 करेंगे, इसके ऊपर वाला को F0, नीचे वाला को F2 कहा जाता है। तो इस मान को पहले बाहर कर लेंगे कि L1 कितना है, तो देखेंगे L1 कितना है 30 है, L2 कितना है 35 है, L1 30 है, L2 जो है 35 है और F1 कितना है, F1 10 है तो F1 10 हो जाएगा और F0 कितना है 9 है तो 9 हो जाएगा और F2 3 है तो यहाँ पे F2 3 हो जाएगा। और H का मान कैसे निकलेगा, L2 में से L1 घटाएंगे, 35 में से 30 घटा दीजिए, 5 आ गया। किसका मान निकल गया, H का मान निकल चुका है। अब यहाँ बहुलक का सूत्र जो है दिमाग में बैठा लीजिएगा, बहुलक का सूत्र एकदम पेपर में छपा हुआ प्रश्न बता रहे हैं, तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और यहाँ लिखेंगे बहुलक बराबर सूत्र क्या है, L1 + F1 - F0/2 F1 - F0 - F2 गुणे H, यह फार्मूला है बहुलक का। अब बहुलक का मान भरिए, तो L1 का मान 35 हो गया, L1 का मान 35 दिया है, तो देखिए यहाँ पर L1 का मान जो है यहाँ पर जो है मान दिया गया है, देखिए ध्यान दीजिएगा L1 का, यहाँ L1 का मान 30 दिया है तो 30 रखेंगे, यहाँ 35 रख दिया है, 30 हो जाएगा। 30 हो जाएगा L1 का मान। F1 का मान 10 है तो 10 रख दीजिएगा। F0 का मान 9 है तो F0 का मान 9 हो जाएगा, 2 उतर जाएगा, F1 का मान 10 हो जाएगा, F0 का मान 9 हो जाएगा, F2 का मान 3 हो जाएगा और H मतलब वर्ग अंतराल में कितने का अंतर था, तो L2 में से L1 घटाए थे, 35 में से 30 गया था, 5 आया था, 5 का अंतर था। अब यहाँ पर नीचे लिख देंगे 30 हो जाएगा, नीचे उतर जाएगा, 10 में से 9 गया, 1 हो गया, गुणे 5, 10 दूनी 20, 20 -9 -3 में लेकर के -12 हो जाएगा। और यहाँ पर लिखेंगे 30 हो जाएगा और यहाँ पर 5 में 1 का गुणा करेंगे, 5/8 हो जाएगा, 5 का नाम 5, 20 में से 12 जाएगा, -9 -3 मिल करके 12 हो गया।
8 में 5 का भाग करेंगे तो 8 में 5 का भाग करेंगे 0.625 आ जाएगा और यह हो जाएगा 30। 30 में 0.625 जोड़ेंगे तो 30.625 हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ध्यान, लॉसो दिया गया है 12, 21 बराबर 84 दिया गया है। मौसो आपको बताना है 12, 21 का होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें बताना है कौन ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर देखेंगे पहला पद कितना है, 12 है, तो पहला पद 12 हो जाएगा। दूसरा पद क्या है, तो दूसरा पद 21 है। लॉसो कितना दिया है, तो लॉसो 84 दिया गया है, तो लॉसो बराबर 84 हो गया है। और इसी संख्या का आपका मौसम पूछा जा रहा है, तो मौसम बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। मौसम पूछ रहा है तो मौसम का सूत्र क्या होता है, तो मौसम बराबर सूत्र आप लोग याद कर लीजिए, पहला पद गुणे दूसरा पद बटा क्या होता है, लॉसो होता है। तो पहला पद गुणे दूसरा पद, लॉसो में पहला पद 12 है तो 12 लिख देंगे, दूसरा पद 21 है तो दूसरा पद 21 लिख देंगे, लॉसो 84 है तो यहाँ पर लॉसो 84 लिख देंगे। अब 12 में 21 में अब देखेंगे तो 12 से जो है 84 जो है 21 से 84 कट जाएगा, कितने बार में, 4 बार में, तो 12/4 हो गया, 4 तिहाई 12, 3 आ जाएगा, 4 से 12 को काट देंगे तो 3। तो इसमें पहला विकल्प जो है 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब दूसरा प्रश्न को देखेंगे। दूसरा प्रश्न क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बक्से में 6 नीले, 4 सफेद और 8 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है तो इसे नीले रंग का होने का प्रायिकता होगी। यहाँ पर 3 प्रकार के कंचे मतलब गोली है। पहला जो कंचे दिया गया नीले कंचे कितना है, 6 गोली है, और सफेद कंचे 4 है, लाल कंचे 8 है, कुल कंचे 6, 4, 8 मतलब तीनों गोली को जोड़ेंगे तो 6, 4, 8 मतलब 18 गोली, इसमें कुल कंचे 18 हो गए। अब कौन से कंचे का प्रायिकता पूछा गया, तो नीले रंग कंचे मतलब नीले रंग का कंचे होने की प्रायिकता पूछा गया। तो नीले रंग के कंचे होने की प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, तो अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति। तो यहाँ पर देखेंगे तो नीले रंग का कंचे 6 है तो 6 हो जाएगा, अनुकूल मतलब 6 हो गया, और कुल कितना है 18 है तो 18 हो जाएगा, 6/18 हो गया। 6 से 18 को काट देंगे तो 6 का नम 6, 6 18, 1/3। इसमें विकल्प नंबर जो है सी जो है सही हो जाएगा, 1/3। अगर यहाँ पर सफेद कंचे पूछा गया होता तो 4 यहाँ प्रयोग करते हैं, लाल कंचे पूछा गया होता तो 8 प्रयोग करते हैं। यहाँ ऊपर अनुकूल के जगह पर जो कंचे पूछा जाएगा, अगर मान ली नीले कंचे पूछा गया तो 6 रखेंगे, सफेद कंचे पूछा गया होता तो यहाँ पर 4 हो जाता, और लाल कंचे पूछा जाता तो यहाँ पर 8/18 हो जाता। तो उम्मीद करते हैं यह आपको प्रायिकता का क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और प्रायिकता का क्वेश्चन तो हर साल के पेपर में आता है, तो इसलिए ऐसे प्रश्न को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे, क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न हर साल के पेपर में आता है। इस सूत्र पर कोई ऐसा सेट न हो जिसमें प्रश्न न पूछा जाए। तो इसमें कभी माध्यक पूछा जाता है, तो कभी बहुलक पूछा जाता है, तो कभी माध्य पूछा जाता है। तो इस प्रश्न को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए प्रश्न क्या दिया गया है, किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्यक क्रमशः 42 और 38.1 है, इसका माध्य होगा। तो देखिए बहुलक, माध्यक और माध्य ये तीनों में जो संबंध होता है, तो इस पर प्रश्न जब हर साल आता है तो ऐसे प्रश्न को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। देखिए बहुलक कितना दिया गया प्रश्न में, तो बहुलक जो दिया गया बहुलक बराबर 42 है, माध्यक कितना दिया गया 38.1 है, तो माध्यक 38.1 हो जाएगा। माध्य बराबर प्रश्नवाचक हो जाएगा, माध्य बराबर पूछा जा रहा है। तो सूत्र को कैसे याद रखेंगे, तो देखिए 3 गुणे माध्यक किसके बराबर होता है, तो बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य होता है। क्या सूत्र होता है, 3 माध्यक किसके बराबर है, बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य होता है। इस सूत्र को आप लोग याद कर लीजिएगा, और इस सूत्र पर सवाल एकदम आना है, पेपर में छप चुका है। तो यहाँ 3 उतर जाएगा, ठीक। माध्यक कितना है, तो माध्यक देख सकते हैं 38.1 है, तो 38.1 माध्यक लिख देंगे। बहुलक 42 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 और माध्य पूछा जा रहा है। बहुलक का मान 42 प्रश्न में है, 2 यहाँ से 2 को उतार देंगे, माध्य पूछा जा रहा है।
3 में 38.1 का गुणा करेंगे तो 114.3 हो जाएगा। और ये 42 प्लस 42 है, 75 कर देंगे तो -42 हो जाएगा। अब 114.3 में से 42 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 72.3 आ जाएगा। तो 72.3 बराबर 2 हो गया। 2 माध्य 2 को नीचे भेज देंगे तो 72.3 का अब आधा कर लेंगे तो क्या बनेगा, 36.15 हो जाएगा। यह 2 नीचे चला जाएगा तो 2 से जब भाग करेंगे तो 36.15 आ जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो देख सकते हैं बी वाला ऑप्शन 36.15 विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो यह प्रश्न आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। कभी माध्यक पूछा जाता है, कभी बहुलक पूछा जाता है, कभी माध्य पूछा जाता है। इसमें 3 प्रश्न बनते हैं तो तीनों प्रश्नों को पक्षांतर करके हल करना सीख लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है देख सकते हैं, ऐसे प्रश्न तो ये भी हर साल के पेपर में आता है। अब यहाँ पर एक जो है आपको सारणी दिया रहेगा और उसमें पूछा जाएगा बहुलक वर्ग क्या है। बहुलक वर्ग पूछा जाएगा तो देखिए, तो यहाँ पर वर्ग अंतराल जो दिया है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 7, 11, 15, 18, 9 ऐसे आपको अंक दे दिया जाएगा और कहा जाएगा इस बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग होगा। तो यहाँ पर सारणी में देखेंगे किसका बारंबारता अधिक है। तो इस लाइन में 7, 11, 15, 18, 9 में देख रहे हैं 18 सबसे बड़ा अंक है। तो सबसे बड़ा अंक इस लाइन में कौन है, 18 है। तो 18 के ऊपर कौन है, 15 से 20 हो जाएगा। वर्ग अंतराल 15 से 20 होगा। तो लिख देंगे सारणी में 18 की बारंबारता अधिक है तो बहुलक वर्ग क्या होगा, तो 18 के ऊपर 15 से क्या है, 20 है। तो इसमें ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, 15 से 20, 15 से 20 डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यह प्रश्न भी हर साल के पेपर में पूछा जाता है, बहुलक वर्ग बताइए। तो बहुलक वर्ग कैसे आता है, जिसकी बारंबारता अधिक रहेगा उसके ऊपर वाला मान जो होता है वही वर्ग अंतराल होता है। तो अगला प्रश्न आप सीखेंगे। तो ताश वाला प्रश्न भी हमेशा परीक्षा में आता रहता है। 52 पत्तों के अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है और यह तस्वीर वाले पत्ते का प्राप्त करने की परीक्षा होगा। तो तस्वीर वाला पत्ता निकालने की यहाँ बात कहा गया है। तो कुल पत्ता तो जो है 52 पत्ते होते हैं। टोटल ताश में कुल कितने पत्ते हैं, 52 है। यह कुल स्थिति 52 हो जाएगा। और तस्वीर वाला पत्ता कितना होता है, तो आप लोग तस्वीर वाला पत्ता देखे होंगे 4 पत्ते होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। प्रायिकता का सूत्र क्या है, अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति। ताश में कितने तस्वीर वाला पत्ते होते हैं, तो 4 होते हैं। तो प्रायिकता का सूत्र भी याद हो गया होगा, अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति। अनुकूल कितना है, तो 4 है और कुल कितना है, 52 है। तो 4 बटा क्या हो जाएगा, 4 बटा 52 हो जाएगा। 4 से 52 को काटेंगे तो 4 एक का नाम 4 और 4 से 52 को काटेंगे तो 13 चौक को 52, 13 1 बटा 13। यहाँ पर विकल्प नंबर बी जो है 1 बटा 13 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो याद रखिए तस्वीर वाला पत्ता कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। अगला जो प्रश्न है, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर होगा। तो याद रखिएगा परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो अपरिमेय संख्या ही होता है। तो यहाँ पर दिया गया सदैव अपरिमेय संख्या, सदैव परिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या शून्य। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो अंतर होता है वह सदैव अपरिमेय माना जाता है। जैसे अगर 2 में से कर्ण 3 को घटाएंगे तो अपरिमेय संख्या ही माना जाएगा, उसको परिमेय संख्या नहीं माना जाता। यह भी प्रश्न हमेशा पेपर में आता रहता है, पूछा जाता है। तो सदैव अपरिमेय संख्या होगा। इसमें ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला जो प्रश्न बताना है, निम्नलिखित संख्या में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या। अब यहाँ परिमेय संख्या बताना है। देखिए यहाँ कर्णी 3 बटा कर्णी 5 है, ये कर्णी में लगा है इसलिए अपरिमेय संख्या है। 7 दूनी 14, तो कर्णी में 14 होगा तो कर्णी 14 भी अपरिमेय संख्या, 12 भी अपरिमेय संख्या। अब इसको चेक करेंगे तो एक कोष्टक में a प्लस बी है, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो वर्गा अंतराल बनेगा, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी होगा। तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग फार्मूला बन जाएगा। तो a के जगह कर्णी में 5 का वर्ग हो जाएगा, माइनस बी के जगह पर कर्णी 7 का वर्ग हो जाएगा। वर्ग से कर्णी हट जाता है, वर्ग से कर्णी हटाएंगे 5 होगा, वर्ग से कर्णी हटेगा 7 होगा। 5 में से 7 घटाएंगे -2 आ गया। अब बताइए -2 जब आ गया, यहाँ से कर्णी हट चुका है। अब जब कर्णी हट गया तो कौन संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। इसका मतलब इसमें परिमेय संख्या कौन सही होगा, सी वाला ऑप्शन जो है यह परिमेय संख्या होगा। इसमें बताना है परिमेय संख्या कौन है, तो यह वाला संख्या परिमेय संख्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही है। और यह क्वेश्चन तो कई
सालों से आता है, तो इसलिए इस प्रश्न को आप सभी विद्यार्थी अच्छे से तैयार करिएगा। बिंदुओं a, b और b, -a के बीच की दूरी होगी। 4 ऑप्शन दिया गया है, दूरी आपको बताना है। यहाँ पर जब दूरी पूछा गया है तो पहला निर्देशांक लिखेंगे a, b, दूसरा निर्देशांक b, -a है। इसको x1 y1 मानेंगे, इसको x2 y2 मानेंगे, ठीक ना। दो निर्देशांक जब रहता है तो इसको पहला वाला को x1 y1, दूसरे वाला को x2 y2 मानते हैं। दूरी का सूत्र होता है d बराबर √x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग। यह दूरी का फार्मूला है। अब यह लिखेंगे d बराबर √x1, तो x1 कितना है तो कहेंगे a है, तो यहाँ a हो जाएगा, माइनस x2 b है तो a - b का वर्ग हो जाएगा प्लस b माइनस यहाँ पर a। अब देखिए यहाँ पर जो है y1 कितना है तो y1 b है और y2 माइनस है, तो माइनस ये और माइनस ये मिल करके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर b प्लस a का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर होल स्क्वायर जब तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होगा। इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे, यहाँ पर भी होल स्क्वायर तोड़ेंगे लेकिन प्लस का, तो यहाँ पर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab होगा, क्योंकि b प्लस a का होल स्क्वायर तोड़ना है। अब देखेंगे 2ab प्लस में है, 2ab माइनस में कट जाएगा, 2ab से 2ab खत्म, क्या बचेगा 2a स्क्वायर। कैसे हुआ, a के स्क्वायर यहाँ पर है और a स्क्वायर यहाँ पर है, तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2b का स्क्वायर हो जाएगा। एक b यहाँ पर है और एक b यहाँ पर है, तो 2b का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब d वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विकल्प d √2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा। यह बीच की दूरी निकल गया। दूरी का सूत्र भी आप लोग याद रख लीजिए, x1 - x2 वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग है। अब अगला प्रश्न को समझेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, द्विघात बहुपद है 4x स्क्वायर - 4x + 1 के शून्यांकों का योगफल होगा। शून्यांकों का योगफल यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले आपको जो है द्विघात बहुपद जो दिया है इसको नोट करेंगे, 4x स्क्वायर - 4x + 1, यह प्रश्न दिया है, यहाँ पर नोट कर लेंगे। अब शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल का सूत्र आप याद रखेंगे, -x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक, यह फार्मूला होता है। शून्यांकों का गुणनफल -x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। बताइए x में किससे गुणा हुआ है तो -4 से गुणा हुआ है, और x स्क्वायर में किससे गुणा हुआ है, 4 से गुणा हुआ है, तो माइनस यहाँ पे नोट कर लेंगे। और x का गुणांक -4 हो गया और x स्क्वायर का गुणांक 4 है, तो माइनस और माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा और 4/4 हो जाएगा। 4 से 4 को काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा 1। इसमें विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, तो पहला विकल्प जो है ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल आप सभी विद्यार्थी अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि यह प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। अगला प्रश्न है रैखिक समीकरण युग्म। अब एक रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है और उसमें बताना है हलों की संख्या होगी, मतलब अनंत होंगी, कोई हल नहीं होगा, केवल एक हल होगा, 2 हल होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो दिया गया, पहले समीकरण को नोट करेंगे, x - y = 8 है, 8 को पक्षांतर करेंगे तो +8 हो जाएगा। जो +8 था पक्षांतर करने पे क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो यह +8 को पक्षांतर करेंगे, x - y = 8 हो गया। तुलना करेंगे a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करेंगे, तो a1 का मान यहाँ कितना है तो 1 है, छिपा है, और b1 का मान -1 है और c1 का मान -8 है। तो यहाँ a1 1, b1 -1, c1 = -8। इसी प्रकार अगर दूसरा समीकरण की बात करेंगे तो यहाँ दूसरा समीकरण भी दिया गया है, 3x - 3y, 3x - 3y = 16। 16 को पक्षांतर करेंगे तो यह -16 हो जाएगा। अब इसको तुलना किससे करेंगे, तो a2x + b2y + c2y 0 से तुलना करेंगे, तो a2 के सामने 3 है, b2 के सामने -3 है और c2 के सामने -16 है, तो a2 3, b2 -3, c2 -16 है। अब यहाँ पर जो मान निकाला जाएगा, तो पहले जब मान निकाल के चेक करेंगे कि a1/a2 का मान क्या है, b1/b2 का मान क्या है और c1/c2 का मान क्या है। तो यहाँ a1/a2 क्या है, तो a1 का मान 1 हो गया और a2 का मान देखेंगे 3 है, तो 1/3 हो जाएगा। ठीक, b1/b2, तो b1 का मान क्या है, -1 है और -3 है, तो -1 -3 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, 1/3 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर c1/c2 का -8/-16 होगा, तो माइनस माइनस खत्म, 8 का नंबर 8 दूना 16, 1/2 है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, दो मान तो बराबर है लेकिन तीसरा मान बराबर नहीं है। तो सूत्र क्या होता है, जब a1/a2 = b1/b2, ये दो मान तो बराबर है, नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब तीसरा मान बराबर नहीं है। तो दो मान बराबर हो और तीसरा मान बराबर न हो तो क्या नियम होता है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है इसमें, तो कोई हल नहीं होगा, इसमें कोई नहीं है, तो इसका मतलब इसमें बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कोई हल नहीं है। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक बार इसको और समझ लीजिएगा, यह अनुपात आपको निकालना है और अनुपात निकाल करके इसमें चेक करना पड़ेगा कि कौन मान बराबर है। तो a1/a2 b1/b2
b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 मतलब कोई हल नहीं है। तो ये अगला प्रश्न को अब समझेंगे कि अगला प्रश्न महत्वपूर्ण कौन सा है। तो अब अगला प्रश्न है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है। अब देखिए यहाँ पर एक मूल 2 है तो के का मान बताना है। तो यहाँ पर के का मान कैसे निकाला जाएगा, सबसे पहले जो समीकरण दिया गया पहले नोट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0। अब इसमें एक मूल जब दिया रहेगा तो एक्स के जगह पे 2 भर देंगे, एक्स का मान जितना यह एक मूल जो दिया रहेगा वह मान एक्स के जगह पे भर देंगे, के का मान निकल जाता है। तो यहाँ पर एक्स का मान 2 है तो एक्स बराबर 2 भरेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स 2 का वर्ग हो जाएगा, माइनस उतर जाएगा, के यहाँ उतर गया, एक्स का मान 2 हो गया, माइनस 8 बराबर 0। 2 का वर्ग 4 हो गया, 2 में गुणा करेंगे 2 के, माइनस 8 हो जाएगा। 4 में से 8 घटा दीजिए, माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 4 पक्षांतर करेंगे प्लस 4 हो जाएगा। माइनस 2 को नीचे भेज देंगे, माइनस 2 नीचे जाएगा, माइनस 2 दूना 4, 2 से 4 काट देंगे, माइनस 2 हो जाएगा। तो के का मान माइनस 2। ध्यान देंगे बी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। जब भी एक मूल दिया रहेगा प्रश्न में तो यक्स के जगह पर मान भर करके, अगर के का मान पूछेगा तो के का मान निकलेगा, पी का मान पूछेगा तो पी का मान, और यहाँ पर जो है यम का मान पूछेगा तो यम का मान निकल जाएगा। तो याद रखिएगा जब एक मूल देगा तो यक्स के जगह पे मान भर करके हल करना रहेगा। अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी जो दिया गया है 10 7 4 का 20वां पद होगा, 20वां पद आपको बताना है। तो पहले सीरीज जो दिया, श्रेणी जो दिया पहले नोट करेंगे, 10 7 4 डॉट डॉट करके इसको 20वां पद पूछ रहा है क्या होगा। तो ए का नाम क्या है, प्रथम पद है। प्रथम पद कितना है तो 10 है, तो ए बराबर 10 हो गया। सार्वांतर इसको निकालते हैं, सार्वांतर कैसे निकलता है, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाते हैं तो सार्वांतर निकलता है। तो डी बराबर T2 में से T1 घटा दी मैं, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाएंगे, 7 में से 10 घटेगा, -3 आ जाएगा। अब TN का मतलब होता है यनवा पद, और यनवा पद का सूत्र क्या होता है, TN में A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ T, अब यहाँ 20वां पद पूछा गया तो T 20 हो जाएगा, मतलब 20वां पद निकालना है। तो A के जगह पर क्या है, तो A के जगह पे 10 हो जाएगा, प्लस हो गया, N के जगह पर 20 माइनस 1 हो जाएगा, और D का मान क्या है -3 है तो -3 रख देंगे। 10 यहाँ नोट हो जाएगा, 20 में से 1 घटेगा 19 हो गया, 19 में -3 का गुणा करेंगे, 19 तियाँ क्या हो जाएगा तो 57 हो जाएगा, 19 तियाँ 57 हो गया, और 10 में से 57 घटा देंगे तो -47 हो जाएगा, -47 यहाँ पर हो जाएगा, 19 तियाँ 57, यहाँ पर जो है 10 में 57 -47 ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यह समांतर श्रेणी का भी क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है, हर साल ऐसे प्रश्न बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है। अब अगला प्रश्न दिया गया है, 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती हैं, OQ बराबर 12 सेमी है और PQ की लंबाई होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे कि एक वृत्त बनाना है और वृत्त की त्रिज्या 10 सेमी है, यहाँ से लेकर के त्रिज्या 10 सेमी हो गया, और कह रहा है बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ है, स्पर्श रेखा यह PQ हो गया है, और लिखा है कि Q इस प्रकार है कि OQ। अब यहाँ देखिए OQ का मान भी दे दिया गया प्रश्न में, OQ का मान 12 है। तो यहाँ जब OQ का मान 12 हो गया, त्रिज्या हमें मालूम हो गया, हमको PQ निकालना है। तो PQ देखेंगे तो समकोण त्रिभुज का यह आधार हो गया। देखिए जब तक ये चित्र को बनाएंगे नहीं तब तक आपको सवाल समझ में नहीं आएगा, तो पहले चित्र को बना लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा कि क्या प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो इसमें PQ का मान पूछा गया, PQ मतलब आधार, और आधार का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। कर्ण कितना है 12 है, कर्ण के जगह पे 12 का वर्ग हो जाएगा, माइनस लंब के जगह पे 10 का वर्ग होगा, 12 का वर्ग 144 हो जाएगा, 10 का वर्ग 100 हो जाएगा, 144 में से 10 घटा दीजिए, करनी में 44 हो जाएगा। 44 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 11 हो जाएगा, या 2 × 2 का जोड़ा लग जाएगा, बाहर निकलेगा, 2 करनी में 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 दूना 4, करनी 4 का मान 2 होता है, या 2 × 2 का जोड़ा लग गया, बाहर आ गया, 2 करनी में 11। इसका मतलब सी वाला ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, 2 करनी में 11 ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, देखिए घन वाला क्वेश्चन तो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, और इस घन वाले प्रश्न को अच्छे से तैयार
करिएगा। यह प्रश्न विकल्प में भी पूछा जाता है और जो है आपको बिना विकल्प वाला में भी पूछा जाता है। तो यह प्रश्न 1 नंबर में भी आता है और 5 नंबर में भी आ जाता है। तो यदि दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 8 घन सेमी है, संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाए, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पे देखिए इस घन का जो है क्षेत्रफल आयतन दिया है और इसका भी आयतन दिया गया है। तो घन का आयतन क्या होता है 8, माने घन का आयतन 8 इसमें दिया गया है। और घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। a का क्यूब बराबर 8 हो जाएगा। a का क्यूब बराबर 8 की जगह पर 2 का घन कर देंगे। 2 का घन कितना होता है 8 होता है। 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। तो a बराबर 2 सेमी हो जाएगा। अब यहाँ पर a का मान जब 2 सेमी हो जाएगा तो अब इन दोनों घनों को जब जोड़ेंगे तो 2 यहाँ तक था, 2 और आगे बढ़ के कितना हो जाएगा 4। लंबाई इसका कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। लंबाई कैसे 4 होगा, क्योंकि इसकी भुजा 2 था और इसकी भुजा 2 था, दोनों ज्वाइंट करेंगे तो 2 भुजा और 2 भुजा मतलब 2 सेमी, 2 सेमी मिलकर के 4 सेमी। इसलिए घनाभ की लंबाई L बराबर 2 + 2 बराबर 4 सेमी हो गया। चौड़ाई भी, चौड़ाई तो उतना ही रहेगा, चौड़ाई और ऊंचाई तो उतना ही रहेगा। चौड़ाई भी आपका 2 है, ऊंचाई भी 2 रहेगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई में और ऊंचाई में किसका परिवर्तन होगा, जब दो घन को जोड़ेंगे तो केवल लंबाई बढ़ता है, चौड़ाई और ऊंचाई वही रहता है। तो b बराबर 2 सेमी हो गया और h बराबर 2 सेमी हो गया। घनाभ का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, 2 कोष्ठक में LB + BH + HL होता है। यह सूत्र किसका है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है। 2 उतर जाएगा, L का मान 4 है, B का मान 2 है, B का मान 2 है, H का मान 2 है, H का मान 2 है, L का मान 4 है। 4 दूनी 8 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। सबका जोड़ेंगे 20, 20 में 2 का गुणा करेंगे, 20 दूनी 40, 40 सेमी का स्क्वायर, 40 सेमी का स्क्वायर। इसका मतलब सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर 40 जो सेमी देख रहे हैं, यह सी वाला ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा। जब दो घनों को मिलाते हैं तो घनाभ बनता है और घनाभ जब बनेगा तो केवल लंबाई में वृद्धि होता है, चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब अगला प्रश्न दिया गया, 14 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 सेमी का स्क्वायर है तो त्रिज्यखंड का कोण होगा। तो यहाँ पर कोण पूछा जा रहा है और क्या क्या मान दिया गया है। तो त्रिज्या r बराबर 14 सेमी प्रश्न में दिया गया है, 14 सेमी दिया गया तो r बराबर 14 सेमी त्रिज्या हो गया। थीटा बराबर कोण पूछा गया, प्रश्नवाचक हो गया। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया गया है 154, सवाल में दिया गया 154 सेमी का स्क्वायर है। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो थीटा बटा 360 पाई r का स्क्वायर बराबर 154 हो जाएगा। अब मान को इसमें भरेंगे तो थीटा बटा 360 हो जाएगा, पाई का मान 22/7 हो जाएगा, r का मान 14 × 14 हो जाएगा, क्योंकि वर्ग है इसमें 14 × 14 2 बार लिख देंगे, 7 से 14 को काट दीजिए, 2 हो जाएगा। क्या क्या बचेगा, थीटा, थीटा उतर जाएगा और 360 कहाँ जाएगा 154 के पास। यह हर में है, भाग है तो गुणा बन जाता है। तो 360 को 154 के पास भेज दीजिए, 154 × 360 हो गया। क्या क्या बचा, 22 × 2 × 14, 7 से 14 कट गया था। अब 22 × 2 × 14 नीचे करेंगे, 22 × 2 × 14 यहाँ गुणा है, इसको नीचे भेज देंगे तो यह बन जाएगा भाग हो जाएगा। 22 से भाग करेंगे 154 में 7 बार में जाएगा और 7 से 2 को काट दीजिए 14 हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 से 360 काट दीजिए 90 हो गया। थीटा का मान क्या हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा। तो इसको काट करके हल करिएगा, 22 7 154, 7 दूनी 14, 2 दूना 4, 4 से 360 को काटेंगे 90 अंश, थीटा बराबर 90 अंश हो जाएगा। इसमें बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन 90 अंश सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया, यह प्रश्न तो कई सालों से पेपर में आ रहा है, तो ऐसे प्रश्न को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 2 sin 30 × cos 30 अंश का मान होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, 2 sin 30 × cos 30 का मान निकालना है। 2 उतर जाएगा, sin 30 का मान 1/2 होता है, cos 30 का मान करनी में 3/2 होता है। अभी 2 से 2 को काट दीजिए, 2 से 2 खत्म, क्या बचेगा करनी 3/2, करनी 3/2 बच जाएगा। 2 से 2 खत्म, करनी 3 का गुणा 1 में करेंगे तो करनी 3/2। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, करनी में 3/2, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो sin 30 का मान आपको याद होना चाहिए, sin 30 का मान 1/2 होता है, cos 30 का मान करनी में 3/2 होता है। तो sin 30 और cos 30 का मान यहाँ पे जरूरत है, तो इसने दोनों मान को रख करके इसको सॉल्व किया गया है। अब अगला प्रश्न को समझते हैं।
तो अगला प्रश्न है यदि साइन थीटा बराबर 3/4 तो टेन थीटा का मान होगा। तो यह प्रश्न त्रिकोणमिति का है और ऐसे त्रिकोणमिति का हमेशा पेपर में पूछा जाता है। तो साइन थीटा का मान 3/4 है तो लिखेंगे साइन थीटा 3/4 है। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। लंब कितना है, 3 है तो लंब के सामने 3 लिख दीजिएगा, कर्ण के सामने 4 है तो कर्ण के सामने 4 लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर आधार नहीं दिया गया है तो आधार तो निकालना पड़ेगा। आधार का सूत्र क्या होता है, तो नीचे लिखेंगे आधार बराबर सूत्र क्या है, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग होता है। देखिए यहाँ साइन थीटा का मान 3/4, लंब बटा कर्ण का, लंब के सामने 3 लिखेंगे, कर्ण के सामने 4 रखेंगे, लेकिन आधार नहीं दिया है तो आधार का सूत्र लिखना पड़ेगा कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। कर्ण कितना है तो 4 है तो 4 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग होगा। 4 का वर्ग 16 में से 9 घटाएंगे, 16 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा, कर्णी में 7 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर कर्णी 7 आधार का मान आ गया, कर्णी 7 आ जाएगा। अब किसका पूछा गया तो टेन थीटा का, और टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो ये लंब हो जाएगा बटा आधार हो जाएगा। तो लंब कितना है तो लंब 3 है, लंब 3 हो जाएगा और आधार कर्णी में 7 हो जाएगा। तो 3 बटा कर्णी में 7 हो जाएगा। यह लंब बटा आधार का मान निकल गया 3 बटा कर्णी में 7। विकल्प नंबर पहला इसमें जो है सही है, 3 बटा कर्णी में 7 जो है सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब अगला जो है त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है और यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया। कोसेक ए प्लस काट ए 1 माइनस कास ए का मान होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है। अब यहाँ देखिए कोसेक ए प्लस काट ए और माइनस कास ए दिया है। तो कोसेक का सूत्र क्या, 1 बट्टा साइन हो जाएगा और काट का क्या होगा, कास बट्टा साइन हो जाएगा। ये दोनों सूत्र है, कोसेक का 1 बट्टा साइन और काट का कास बट्टा साइन 1 माइनस कास है। दोनों का हर आपस में क्या है, बराबर है। तो नीचे का लिखेंगे साइन हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 प्लस कास ए बट्टा साइन है। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, क्या बनेगा, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग हो जाएगा। तो ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग लागू करेंगे बटा साइन ए हो जाएगा। तो ए का वर्ग 1 हो गया और माइनस कास का वर्ग 1 माइनस कास स्क्वायर। तो 1 माइनस कास स्क्वायर का फार्मूला आप जानते हैं, 1 माइनस कास स्क्वायर बन जाएगा, 1 का वर्ग 1 कास का वर्ग 1 माइनस कास स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा और एगो साइन से वो साइन कट जाएगा, बचेगा साइन ए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ कोसेक को बदले हैं और यहाँ काट को बदले हैं और यहाँ वर्गा अंतराल बन गया। वर्गा अंतराल मतलब एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग हो गया और 1 माइनस कास का वर्ग हुआ, 1 माइनस कास स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है और एक साइन से साइन कट गया, बचेगा साइन ए। इसमें ऑप्शन डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न, यह प्रश्न तो हर साल ही आता है समझिए। अब ऐसे प्रश्न को आप लोग तैयार कर लीजिएगा, पेपर में ऐसा प्रश्न हमेशा छपा रहता है। यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस यम बराबर 0 के मूल बराबर है तो यम का मान होगा। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि अगर मूल बराबर है तो यम का मान आपको निकालने को पूछा गया है। तो जब भी मूल बराबर होने का सूत्र जब लागू किया जाएगा तो याद रखिए सूत्र क्या बनता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। जो विविक्तर होता है, विविक्तर डी से दिखाते हैं, वह शून्य के अगर बराबर हो जाए तो मूल बराबर माना जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस एम बराबर 0। अब इसको तुलना करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर, और a के सामने देखिए, a के सामने 3 है, a बराबर 3 लिख देंगे, x स्क्वायर को छोड़ दिया जाता है। a के सामने 3 है, b के सामने माइनस 12 है और c के सामने यम है। तो a बराबर 3, b बराबर माइनस 12 और c बराबर यम है। और सूत्र क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यह विविक्तर का सूत्र होता है। b के जगह पर माइनस 12 का वर्ग करेंगे क्योंकि माइनस 12 दिया है, तो माइनस 12 का वर्ग हो गया माइनस 4, a का मान 3, c का मान यम बराबर 0। 12 का वर्ग 144 होता है, 12 बरही है 144, वर्ग से माइनस हट जाता है, याद रखिएगा, वर्ग से माइनस हटा देंगे, 4 3 12, 12 यम हो गया बराबर 0। 144 प्लस है, पक्षांतर करेंगे, माइनस 144 होगा, माइनस से माइनस को काट देंगे, 12 को नीचे भेजेंगे। तो 12 जब नीचे जाएगा तो माइनस से माइनस जब कट जाएगा तो 12 बरही है 144 हो जाएगा, 12 से 144 को काटेंगे तो 12 बार में 144 कट जाएगा, तो यम बराबर 12 आ जाएगा। तो इसमें विकल्प जो है देखेंगे डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी बार में जो है 12 दिया गया है। तो कैसे हल किया गया, देखिए ऐसे प्रश्न में कभी यम का मान पूछेगा, कभी पी का मान पूछेगा, कभी के का मान पूछा जाता है। मूल बराबर होने का सूत्र आप लोग याद रखिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें मान को भरना है, भर करके पक्षांतर करना है, पक्षांतर करके इसको हल कर लेना है। अब अगला प्रश्न देखिए, समबाहु त्रिभुज वाले क्वेश्चन। यह क्वेश्चन तो भी कई सालों से आ रहा है। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, इसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई होगी। यहाँ शीर्षलंब की लंबाई पूछा गया, तो सबसे पहले क्या करना है,
एक समबाहु त्रिभुज आपको खांच देना है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होते हैं? बराबर हों। तो देखिए यह 2a है, ये भी 2a है और ये 2a को बांटना पड़ेगा क्योंकि ये शीर्ष लंब जब डाला जाता है तो ये मध्य बिंदु पर आता है। तो मध्य बिंदु मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक a है और यहाँ से लेकर के a और a जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2a हो जाएगा। तो इसमें शीर्ष लंब, ये लंब का मान पूछा जा रहा है। इस त्रिभुज में ये लंब का मान निकालना है। तो लंब का सूत्र क्या होता है? लंब बराबर होता है अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग होता है। तो कर्ण कितना है? 2a है, तो यहाँ लिखेंगे 2a का वर्ग हो जाएगा माइनस आधार कितना है? a है, तो a का वर्ग हो जाएगा। 2 का वर्ग कितना होता है? 4a का स्क्वायर हो जाएगा माइनस a का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4a स्क्वायर में से जब a का स्क्वायर घटा देंगे तो क्या बनेगा? 3a का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ 3a का स्क्वायर से वर्ग से इसका कर्णी, केवल a का कर्णी हट जाएगा, वर्ग से कर्णी हटेगा तो बाहर आएगा, तो a बाहर आ गया और कर्णी में 3 आ गया। इसका मतलब a कर्णी में 3 जो है यह शीर्ष लंब की माप होगा। तो शीर्ष लंब निकालने के लिए हमको यहाँ लंब का प्रयोग करना पड़ेगा। त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके यहाँ पर लंब का मान निकाला गया। तो उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बना है। और एक त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? जिसके ऊपर जो है x के ऊपर 3 घात हो उसे त्रिघात बहुपद कहा जाता है, जिसमें 3 शून्यक होते हैं। त्रिघात में कितने शून्यक होते हैं? 3 शून्यक, और द्विघात में 2 शून्यक होते हैं। इसमें ऑप्शन 4, 3, 2, 3 यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन जो चेक कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन बी वाला ऑप्शन जो है, त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या क्या होती है? 3 होती हैं। इसका मतलब इसमें विकल्प नंबर बी जो है क्या है? सही है। अब दूसरा क्वेश्चन दिया गया था संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो अब यहाँ पर बताना है कौन ऑप्शन सही है। तो यहाँ सबसे पहले 140 को 2 से काट दीजिए। तो 140 को 2 से काटेंगे तो 70, मतलब 2 7 14, 0 उतर जाएगा। 2 से 70 काटेंगे 35 होगा। 5 से 35 काटेंगे तो 7 होगा। 7 का नम 7। इसका मतलब 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, मतलब 2 कितने बार है? 2 बार है, इसलिए 2 के ऊपर 2 घात लिख दीजिए। 5 एक बार है तो 5 एक बार लिख देंगे। 7 एक बार है तो 7 एक बार लिख देंगे। अब ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ये 2 का वर्ग गुणे 5 गुणे 7। इसमें देख सकते हैं सी वाला ऑप्शन में 2 का वर्ग गुणे 5 गुणे 7। इसका मतलब सी वाला ऑप्शन क्या है? सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यहाँ पर दिया गया है भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल में संबंध बताइए। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो भाज्य, भाजक, भागफल के बीच में संबंध आपको स्थापित करना है। तो भाज्य बराबर सूत्र क्या होता है? तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो यहाँ ऑप्शन को चेक करेंगे कि भाज्य बराबर कहाँ पे लिखा गया है। तो लिखा गया यहाँ पर भाज्य बराबर है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल है। तो इसका मतलब इसमें ऑप्शन अगर देखा जाए तो सी वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है कि भाज्य बराबर है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। सी ऑप्शन क्या है? सही है। तो अब अगला प्रश्न को देखते हैं क्या प्रश्न आया हुआ था। तो अब यहाँ पर चौथा प्रश्न देख सकते हैं, रैखिक समीकरण क्या दिया? x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0। और दूसरा समीकरण दिया गया -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के युग्म का हल होगा। 4 ऑप्शन दिया है। अद्वितीय हल है, 2 है अपरिमितीय रूप से अनेक हल है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इस रैखिक समीकरण को पहले नोट करेंगे। x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 पहले नोट कर लेंगे। अब इसको रैखिक समीकरण पहले वाले समीकरण से तुलना करेंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से क्या करेंगे? तुलना करेंगे। अब यहाँ x है तो x मिल गया। a1 की जगह पर यहाँ क्या दिया है? छिपा है 1 है, तो a1 बराबर 1 हो गया। b1 के जगह पे 2 हो गया, c1 के जगह पर 5 हो गया। तो a1 बराबर 1, b1 बराबर 2, c1 बराबर 5। यह मान a1 b1 c1 का मान निकाल दिया गया। अब दूसरा जो समीकरण दिया गया था -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर क्या है? 0। अब इसको दूसरे वाले रैखिक समीकरण से तुलना करेंगे। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्या करेंगे? तुलना कर लेंगे। यह पहले वाले समीकरण से तुलना है और ये दूसरे वाले समीकरण से क्या करेंगे? तुलना कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे a2 बराबर क्या है? तो a2 के सामने देखेंगे a2 बराबर -3 दिया गया है और b2 के जगह पर -6 दिया गया है और c2 के जगह पर 1 दिया गया है। तो यहाँ पर क्या मान लिखेंगे? a2 बराबर -3, b2 बराबर
बराबर -6, C1 बराबर 1 यहाँ पे नोट कर लेंगे। और नोट करने के बाद से यहाँ पर 3 मान आपको निकालना पड़ेगा, A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2। तो यहाँ A1 बटा A2 अगर निकालते हैं तो A1 का मान ऊपर देख सकते हैं 1 है और A2 का मान -3 है, तो 1 बटा -3 हो गया। और B1 बटा B2, तो B1 कितना है 2 है और B2 क्या है -6 है, 2 बटा -6 इसको काट देंगे तो 1 बटा -3 हो जाएगा। C1 का मान 5 है और C2 का मान 1 है, तो C1 बटा C2 5 बटा 1 है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि A1 बटा A2 और B1 बटा B2 ये दो मान तो बराबर आ गया है, लेकिन C1 बटा C2 ये तीसरा मान बराबर नहीं आया हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, ये दो मान तो एकदम बराबर है, सूत्र में रखा गया तो दोनों मान आपस में क्या आ गया है, बराबर आ गया है, लेकिन ये तीसरा मान जो है बराबर नहीं आया है। तो सूत्र क्या, अगर दो मान बराबर हो और तीसरा मान बराबर न हो तो क्या होते हैं, रेखाएं समांतर हो सकती हैं। इस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं है, इसमें कोई हल नहीं होगा। इसका मतलब इसमें ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन डी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई हल नहीं है। क्यों नहीं कोई हल है, क्योंकि दो मान बराबर है लेकिन तीसरा मान बराबर नहीं है। तो जब दो मान बराबर हो और तीसरा मान बराबर न हो तो इसमें समीकरण का क्या माना जाता है, कोई हल नहीं माना जाता है। इसमें चौथा का जो है और डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं डी वाला ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में क्या कीजिए, आपसे विद्यार्थी नोट भी करते चलिए, जिससे आपका ये पेपर क्या हो जाए, एकदम सरल हो जाए। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, समांतर श्रेणी है, -5 है, -1 है, 3 है, 7 का सार्वंतर बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपको सार्वंतर बताना है। तो सबसे पहले श्रेणी लिखेंगे -5, -1, 3, 7। सार्वंतर को डी से प्रदर्शित करते हैं और सार्वंतर का सूत्र क्या होता है, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को क्या करते हैं, घटा देते हैं तो सार्वंतर निकल जाता है। तो दूसरा पद इसमें क्या है, दूसरा पद -1 है और T1 क्या है, -5 है, तो -5 इसमें घटाएंगे, बीच में माइनस हो जाएगा, तो माइनस और माइनस मिल करके यह प्लस हो जाएगा। तो 5 प्लस में हो गया। अब 5 में से 1 को घटा दीजिए तो क्या आ गया, 4 आ गया। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे डी वाला ऑप्शन जो देख सकते हैं सही है। सर्वांतर किसमें से घटेगा, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाएंगे तो सर्वांतर यहाँ 4 आ गया। इसका मतलब डी वाला ऑप्शन जो है क्या है, सही है, क्योंकि डी में जो है 4 दिया गया है। अगला जो दिया गया द्विघात समीकरण ax² bx + c = 0 का विविक्तर होगा। तो विविक्तर का सूत्र क्या होता है, आपसे विद्यार्थी पढ़े होंगे, सूत्र याद होगा, b² - 4ac। क्या होता है, b² - 4ac। ये द्विघात समीकरण दिया गया है और उस द्विघात समीकरण का विविक्तर क्या हो जाएगा, b² - 4ac। इसमें सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दो बिंदुओं का बिंदु जो दिया गया है 2,3 है और 4,1 के बीच की दूरी होगी। अब यहाँ दूरी पूछा जा रहा है, तो दूरी कैसे निकाला जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ दिया गया 2,3 है और यहाँ 4,1 दिया गया है। तो अब इसके बीच की अगर दूरी निकालना है तो इसको x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे। अब यह दो निर्देशांक x1 y1 x2 y2 मान लेंगे और d का सूत्र होता है √x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग होता है। यह किसका सूत्र है, दूरी का सूत्र है। आपसे विद्यार्थी पढ़े भी होंगे कि दूरी का सूत्र क्या होता है। तो d बराबर x1 के जगह पे क्या दिया है, तो x1 के जगह पे 2 भरेंगे और x2 के जगह पे 4 भरेंगे, तो 2 - 4 का वर्ग हो जाएगा और 3 में से 1 को घटा दीजिए तो 3 में से 1 घटेगा तो वर्ग हो जाएगा। 2 में से 4 घटाएंगे तो क्या बनेगा, -2 का वर्ग हो जाएगा और 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2 का वर्ग हो जाएगा। 2 का वर्ग कितना होगा, 4 होगा। 2 का वर्ग कितना होगा, 4 होगा। 4 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 को अगर बाहर निकालेंगे, वर्गमूल उसका बाहर निकालेंगे तो 2 करनी में 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 × 2 × 2, इसको 8 को ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट में 2 × 2 × 2 अगर लिख देंगे तो इसमें जोड़ा अगर लगेगा तो इसका जोड़ा लग जाएगा 2 × 2 का, तो बाहर आ गया 2 करनी में 2 आ जाएगा। इसका मतलब इसमें बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 2 करनी में 2 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर हमको बीच की दूरी निकालना था, दूरी समझ में आ गया और कैसे निकाला गया।
अब अगला प्रश्न दिया गया है, यदि द्विघात समीकरण, अब यहाँ द्विघात समीकरण क्या दिया गया, 3x² माइनस 12x प्लस यम बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो यम का मान होगा। यहाँ यम का मान पूछा जा रहा है कि इसमें यम का मान कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 3x² माइनस 12x प्लस यम बराबर 0 दिया गया है। अब इसको तुलना करेंगे द्विघात समीकरण से, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर। अब a के सामने देखेंगे 3 है, b के सामने -12 है और c के सामने यम है, तो a बराबर 3, b बराबर -12 और c बराबर यम। ये द्विघात समीकरण से a b c का मान निकाल लिया गया। अब मूल बराबर होने का सूत्र क्या है, तो आप सभी विद्यार्थी ये भी सूत्र याद किए होंगे, b² माइनस 4ac बराबर 0। यह मूल बराबर होने का क्या है, विविक्तर का यह सूत्र हो जाएगा, b² माइनस 4ac बराबर 0। b का मान क्या दिया है, तो -12 है, तो माइनस ये 12 का वर्ग हो जाएगा, माइनस हो गया 4 हो गया, a का मान 3 है और c का मान यम है, तो यहाँ पर a का मान 3 भरेंगे, c का मान यम हो गया, बराबर 0 हो गया। 12 का वर्ग कितना होता है, तो 12 का वर्ग 144 होता है और 4 3 12 माइनस 12 यम हो गया, बराबर 0। अब 144 प्लस में पक्षांतर करेंगे तो माइनस 144 हो जाएगा, प्लस पक्षांतर हुआ माइनस हुआ, माइनस 12 नीचे जाएगा, माइनस से माइनस खत्म, 12 बरहियम 144। इसका मतलब यम का मान क्या गया, यम का मान 12 गया, माइनस से माइनस कटेगा, 12 से भाग कर दीजिए 144 में, तो यम का मान 12 आ गया। इसका मतलब इसमें ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। इसमें माध्य निकालना है, माध्य मतलब समांतर माध्य। क्या दिया गया, वर्ग अंतराल 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 3 2 4 2 3 दिया गया है। इसमें ऑप्शन दिया गया कौन ऑप्शन सही है। तो माध्य कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले वर्ग अंतराल लिखते हैं, उसका मध्यमान करेंगे, बारंबारता हुआ और एफ हुआ। वर्ग अंतराल कहाँ से, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, यहाँ नोट करेंगे, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, और उसका मध्यमान दोनों जोड़ के आधा, 1 और 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 और 4 का आधा 2, 3 5 8, 8 का आधा 4, 7 5 12, 12 का आधा 6, 7 9 16, 16 का आधा 8 हो जाएगा, और 9 11 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 20, 20 का आधा 10। यह मध्यमान का मतलब दोनों के जोड़ के आधा लिखा जाता है, और ये बारंबारता दिया गया है, 3 2 4 2 3 दिया गया है। अब इसका एफ और एक्स को गुणा करेंगे, मध्यमान का गुणा बारंबारता में होगा, 2 तिहाई 6 होगा, 4 दूनी 8 होगा, 6 चौको 24 होगा, 8 दूना 16 हो गया, 10 तिहाई 30 हो गया। सबको जोड़ेंगे तो कितना उत्तर आएगा, 84 आ जाएगा, और बारंबारता को जोड़ेंगे तो 14 आ गया। और समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है, मतलब एफ एक्स वाला जोड़ और एफ वाला जोड़ से भाग कर देते हैं तो समांतर माध्य निकल जाता है। तो यहाँ सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है, 84 लिख देंगे, और एफ वाला मान का मान 14 आ गया। 14 में 84 का भाग कर दीजिए, कितने 14 चौको 14 छक्के क्या ना जाएगा, 84 हो जाएगा। इसका मतलब 6 बार में जो है भाग गया है। इसका मतलब इसमें ऑप्शन जो है डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि यह सिग्मा एफ एक्स का मान 84 का, इसको गुणा करके सबको जोड़ना था तो 84 आया, और एफ वाला मान 14 आया, 14 से भाग किए, 6 बार में यह भाग गया। अब अगला क्वेश्चन दिया है साइन 29 और काश 63 का मान होगा। अब देखिए ये ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये प्रश्न ऐसे प्रश्न आ चुका है क्योंकि 90 माइनस थीटा वाला क्वेश्चन बोर्ड से हटा दिया गया है। तो यहाँ साइन 29 है, काश 63 है। अब यहाँ पर 90 में क्या घटा दें, 27 हो जाए, तो देखिए नीचे 63 दिया हुआ है, किसी एक को बदला जाता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, साइन उतर गया, 90 में से 63 घटाएंगे तो क्या बनेगा, 27 होगा। तो ये नीचे वाला मान ऊपर समझिए घटता है 90 में से, तो साइन 90 माइनस 63 हो गया। और ये सूत्र होता है साइन 90 माइनस थीटा क्या बनता है, काश थीटा बनता है। इसी तरह यहाँ साइन 90 माइनस 63 तो क्या बनेगा, काश 63 होगा, क्योंकि ये थीटा है तो थीटा बनेगा, और यहाँ 63 है तो 63 बनेगा। तो काश 63 बटा काश 63 हो गया, दोनों कट जाएगा, उत्तर के ना गया 1 आ गया। अब इन दोनों में से कोई एक को बदलना रहता है, आप साइन को बदलिए या काश को बदलिए, जिसमें से आप बदलना चाहें बदल सकते हैं। अगर साइन को बदलेंगे तो 63 घटेगा, काश को बदलेंगे तो 90 में से 27 घटाया जाएगा, और दोनों का सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। तब साइन का है तो साइन का सूत्र काश होता है, और काश का सूत्र साइन होता है। तो ये सूत्र को समझ में आ गया होगा कि 90 में से 63 घटाएंगे तो 27 होगा, और ये सूत्र बना साइन 90 माइनस थीटा काश थीटा हो गया, कट गया, उत्तर आ गया 1। तो यह विकल्प कौन सा हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया गया 12, यदि काश ए बराबर करनी में 3/2 हो तो साइन 2a का मान होगा। 4 ऑप्शन दिया है। अब ये काश ए बराबर करनी में 3/2, तो बताइए काश किसका मान करनी में 3/2 होता है? तो ए बराबर 30 अंश का होता है। काश 30 अंश का मान करनी में 3/2 होता है, तो ए का मान तो हमें पता चल गया कि ये काश का मान करनी में 3/2 30 अंश का होता है। साइन 2a पूछा गया है, तो साइन उतर जाएगा, 2 उतर जाएगा, ए का मान 30 जो निकला हुआ भर देंगे, 30 दूना 60, साइन 60 बन गया। और साइन 60 अंश का मान क्या होता है? करनी में 3/2। जो प्रश्न दिया वही उत्तर आ गया। कितना आसान बनाया गया। पहले काश में पता करेंगे करनी में 3/2 कितने अंश का होता है, तो 30 अंश का है, और एक जगह 30 रखेंगे, 30 दूना 60, साइन 60 और साइन 60 का मान करनी में 3/2। ऑप्शन डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जो प्रश्न लेके चले उत्तर वही आ चुका है। अगला प्रश्न देखेंगे 13 में, तो क्या दिया गया? 1 + tan स्क्वायर ए बटा 1 + cot स्क्वायर ए का मान होगा। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिया गया है, तो कैसे बदलेंगे देखेंगे। यहाँ पहला सूत्र बनेगा 1 + tan स्क्वायर ए, ये भी सूत्र है, और 1 + cot स्क्वायर ये भी सूत्र है। तो 1 + tan स्क्वायर किसका सूत्र होता है? ये सेक स्क्वायर का होता है। अब 1 + cot स्क्वायर किसका होता है? कोसेक स्क्वायर का होता है। तो यहाँ दो सूत्र आपको लागू किया गया, 1 + tan स्क्वायर सेक स्क्वायर बना, और 1 + cot स्क्वायर कोसेक स्क्वायर बना। अब सेक स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? 1/cos स्क्वायर होता है। किसका है? सेक स्क्वायर का 1/cos स्क्वायर होगा, और कोसेक का 1/sin स्क्वायर होता है। ध्यान दीजिएगा, सेक का 1/cos और कोसेक का 1/sin होता है। जो नीचे रहता है सबसे ऊपर भेज देंगे, तो क्या जाएगा? साइन हो जाएगा, या वहाँ 1 में गुणा कर लेंगे, तो साइन स्क्वायर बटा cos स्क्वायर हो गया। अब बताइए साइन बटा cos क्या होता है? साइन बटा cos अगर मिला दें तो क्या बनता है? tan बनता है। तो साइन बटा cos ये हो गया tan स्क्वायर बन गया। इसमें ऑप्शन चेक करेंगे, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, tan स्क्वायर इसमें सही हो जाएगा। कैसे हल हुआ एक बार और समझते हैं। 1 + tan स्क्वायर ये सूत्र है सेक स्क्वायर का, 1 + cot स्क्वायर ये सूत्र है कोसेक स्क्वायर का। सेक का 1/cos होता है, कोसेक का 1/sin होता है। जो नीचे रहता है सबसे ऊपर जाएगा, बीच में जाएगा। साइन स्क्वायर बटा cos स्क्वायर मिलकर क्या बनेगा? tan स्क्वायर हो गया। इसमें डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन दिया गया साइन 2a बराबर 2 sin है, सत्य होगा जब a बराबर है। अब ये a का मान इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से कौन सा मान रखा जाएगा कि ये दोनों मान बराबर आएगा। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं तो पहला विकल्प पहले रख के चेक करेंगे कि a बराबर 0 रखा जाए। तो ये साइन 2a बराबर 2 sin है, तो a बराबर 0 रखने पर रखते हैं तो क्या बनेगा? साइन उतर गया, 2 उतर जाएगा, a का मान 0 हो गया, 2 हो गया, साइन 0, 2 शून्य शून्य साइन 0 बन गया, और यहाँ 2 उतर जाएगा, साइन 0 का मान 0 होता है, और साइन 0 बराबर 0, तो 0 बराबर 0 आ गया। ये दोनों मान बराबर आ गया। अगर 30 रख कर चेक करेंगे तो ये मान बराबर नहीं आएगा। 45 रख करके चेक करेंगे न बराबर नहीं आएगा। 60 रख करके चेक करेंगे तो ये दोनों मान बराबर नहीं आएगा। दोनों मान किस में बराबर आ सकता है? तो थीटा का मान 0 रखा जाएगा, तभी ये दोनों मान बराबर आएगा। इसमें मतलब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन ए सही है। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है 22 सेमी परिध वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको निकालना है, और परिध क्या दिया है? 22 सेमी दिया है। तो परिध 22 सेमी हो गया। परिध का सूत्र होता है 2πr बराबर 22 हो गया, क्योंकि परिध का मान दिया था और 2 उतर गया, पाई का मान 22/7 हो गया, बराबर इंटू आर हो जाएगा बराबर 22। और 22 से अगर 22 को काट दें, 22 से कन्नम 22 कट गया, 1 हो गया, 2r/7, और 7 में 1 का गुणा करेंगे, 7 एक कन्नम 7 हो जाएगा, तो 2r बराबर 7, और 2 को नीचे भेजेंगे तो r का मान त्रिज्या निकल गया 7/2। तो यहाँ पर परिध के सहायता से त्रिज्या को निकालना पड़ेगा। आज जब त्रिज्या निकल जाएगा तो वृत्त का जो है चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब वृत्त का चौथा हिस्सा, वृत्त का क्षेत्रफल का चौथा हिस्सा को ही चतुर्थांश कहा जाता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? πr² होता है, लेकिन ये चतुर्थांश पूछा गया है इसलिए 1/4 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा 1/4 क्यों लगा? क्योंकि चतुर्थांश मतलब चौथा हिस्सा। 1/4 πr² हो गया, 1/4 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया, और r का मान जो निकाला गया है त्रिज्या परिध के सहायता से वो यहाँ पर रख देंगे 7/2 × 7/2। यहाँ 2 बार क्यों लिखे हैं? क्योंकि वर्ग है, 1/4 उतर गया, पाई का मान 22/7 हो गया, 7/2 × 7/2, 7 से 7 खत्म हो जाएगा, और 2 से जो है यहाँ पर 22 को काट दीजिए, 11 हो गया, 7 में यहाँ 7 में 7 का गुणा करें, फिर 4 से इसको काट देंगे, तो यहाँ पर जो कटेगा तो क्या आ जाएगा? 7 में 7 से 7 कट गया, अब 11 7 77 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये काटने के बाद से क्या बचेगा? 77/8 जो है सेमी का स्क्वायर। तो ऑप्शन चेक कर लेंगे 77/8 कहाँ है? सी वाला ऑप्शन 77/8 सेमी जो है यह
ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या है, सही है। तो उम्मीद करते हैं 15 प्रश्न आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसे अपने कॉपी में नोट भी करते चलिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आता रहेगा। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, कैप्सूल संयोजन है। कैप्सूल में क्या रहता है, कैप्सूल में देखेंगे, कैप्सूल जो बनाते हैं, ऐसे कैप्सूल जो दवा वाला कैप्सूल देखेंगे, इधर जो है आपका वृत्त जैसा रहेगा, ऐसे वृत्त रहेगा। इसमें दो अर्ध है जो है गोला होता है और एक बेलन होता है। तो दो शंकु, इसमें शंकु तो है नहीं, एक बेलन तो रहता है, दो अर्ध गोला, एक बेलन है और इधर दो अर्ध गोला रहता है। शंकु जो कैप्सूल खाते हैं दवा वाला, उसको चेक करिएगा कैसे आकृति रहता है, बीच में बेलन होता है, इधर किनारे जो होता है अर्ध गोला होता है। इसका मतलब बी वाला ऑप्शन सही होगा, एक बेलन एवं दो अर्ध गोला होता है। एक बेलन है और दो अर्ध गोला है कैप्सूल में। अगला दिया गया कुछ आंकड़े का माध्य तथा बहुलक क्रमशः दिया गया है, 32 तथा क्या है 35 है। माध्य क्या है 32 है और बहुलक क्या है 35 है, तो उनका माध्यक होगा। तो माध्य लिखेंगे आप 32 दिया है, बहुलक 35 दिया गया है। सूत्र क्या होता है, 3 गुणे माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य। अब इसी सूत्र में मान भरेंगे, 3 उतर गया, माध्यक उतर जाएगा, बहुलक 35 है, 2 उतर गया, अब माध्य जो है 32 है, 35 को उतार देंगे और 32 दूना क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 99 होगा और 3 को नीचे भेजेंगे, 99 को 3 से काट देंगे, माध्यक 33 आ गया। इसका मतलब डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सूत्र को याद रखिएगा, 3 गुणे माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य सूत्र होता है। इसी सूत्र में इसको भरा गया है, तो माध्यक कितना निकला है 33 निकला है, बहुलक 35 है, माध्य 32 है, 32 में 2 का गुणा हुआ 64, दोनों को जोड़ा गया 99, 3 नीचे गया, 3 से 99 काट दिया गया, 33 आ गया। तो विकल्प नंबर 17 जो है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन 18 निम्नलिखित बारंबारता जो है सारणी का बहुलक बताना है, बहुलक वर्ग बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे 8 है, 7 है, 19, 18 है, 19 से 6। इसमें सबसे बारंबारता किसका अधिक है, 19 का है। 19 के सामने 15 से लेकर 20 तक है, तो लिखा गया है इस सारणी में 19 की बारंबारता क्या है, अधिक है। 19 के सामने देखेंगे बारंबारता, 19 के बारंबारता क्या है, सबसे अधिक है। इसकी वर्ग जो अंतराल क्या बनेगा, 15 से 20 होगा। तो लिखेंगे बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, 15 से 20 जो है इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन अपना जो है पेपर में मिलान कर लीजिएगा, कौन सा ऑप्शन दिया गया है, 15 से 20 इसमें ऑप्शन सही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है बारंबारता क्या है, सबसे अधिक दिया गया है। दो पासे को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्या का योगफल 10 होने का परिकता ज्ञात कीजिए। अगर पासा को उछाला जाता है 2 बार और उसमें जो है अगर कुल स्थिति की बात किया जाए, तो अगर पासा 2 बार उछालते हैं तो एक बार उछालने में 6 स्थितियां होती हैं, 2 बार उछालेंगे तो 6 गुणे 6, टोटल स्थिति 36 हो जाएगा। पासा को एक साथ दो पासे को एक साथ उछालने पर कुल स्थिति क्या बनेगा, जब 2 पासा है तो एक में 6, दूसरे में 6, तो 6 में 6 का गुणा करेंगे, कुल स्थिति 6 हो जाएगा। अब संख्या कर ऐसा संख्या है, पहले पासा में दूसरे पासा में जब मिलाया जाएगा, दोनों संख्या का जोड़ने पर 10 आएगा। तो पहले पासा पर 4 आएगा तो दूसरे पर 6 आएगा, या पहले पर 5 आएगा दूसरे पे 5 आएगा, या दूसरे पर आपका पहले पर 6 आएगा दूसरे पे 4 आएगा। 6 4 10, 5 5 10, 6 4 10। मतलब और कौन सा ऐसा संख्या बनेगा जोड़ने पर 10 आना चाहिए। तो कितनी संख्या बन सकता है, बस ये 3 संख्या केवल बन पाएगा। अन्य संख्या बनाइए, बैठाइए, क्या बैठ पा रहा है कि 2 संख्या का जोड़ेंगे पासा में, वह जोड़ने पर 10 आना चाहिए। तो 4 6, 5 5, 6 और 6 4 के अलावा और कोई संख्या नहीं होगा। वह हो गया अनुकूल स्थिति हो गया 3, और प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति। अनुकूल स्थिति 3 है और कुल स्थिति 36 है, 3 से 36 काट देंगे, 3 का नाम 3 और 3 से 36 कटेगा 12, 1/12। इसमें ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है 20वां नंबर, बहुविकल्पी फाइनल हो जाएगा। अब एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या, अब सम संख्या जब कौन कौन आता है, तो अगर एक पासे को उछालने पर कुल स्थिति कितनी होती है, 6 होती हैं। अगर एक पासा को उछालेंगे तो 6 संख्या से ज़्यादा संख्या नहीं आता है। जो पासा होता है 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है, तो एक बार उछालने पर टोटल स्थिति 6 होता है। अब सम संख्या कौन कौन आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो कुल स्थिति इसमें 6 हो गया और अनुकूल स्थिति 3 है। 1 2 3 संख्या, अनुकूल स्थिति 3 हो गया। प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति होता है। अनुकूल स्थिति 3 है और कुल स्थिति 6 है। काट दीजिए, 1/2 आ जाएगा। 1/2 इसमें सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।